नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रख्यात रोमांटिक नॉवल राइटर राजवंश जी का एक बेहतरीन उपन्यास पुतली। दोस्तों, राजवंश जी 70 और 80 के दशक में पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। इनका नाम बड़े उपन्यासकारों जैसे गुलशन नंदा, रानू, प्रेम वाजपेयी, दत्त भारती आदि के साथ ही लिया जाता है। ये उनके समकालीन थे। दोस्तों, राजवंश जी के उपन्यासों की मांग हमेशा से रही है। सामाजिक विषयों का ताना बाना बुनते हुए उसे रोमांटिक मोड़ देना प्रख्यात उपन्यासकार राजवंश जी की विशेषता है। इनका लिखा कोई भी उपन्यास आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं, सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अपनी अनूठी भावनाओं को इतने मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत किया है कि इनकी कहानियों को बार बार सुनने या पढ़ने का मन करता है। यही कारण है कि इनके उपन्यासों की ज़बरदस्त मांग रहती है। मैं इस एक उपन्यास के बारे में अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ, यह अधिकार आपको है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने इसे एक बार सुनना शुरू किया तो बीच में नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, हम सब एक समाज में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आज वह जो कुछ भी है उसमें समाज का योगदान नहीं है। इसलिए अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है novelsinaudio.gaurav, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो और ऑडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं राजवंश जी का एक बेहतरीन नॉवल पुतली। खन 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 प्याली फर्श पर गिरकर खनखनाती हुई नौकरानी के पैरों तक आई और टुकड़े टुकड़े हो गई। नौकरानी के बदन में कंपकपी जारी हो गई। उसने भयभीत नज़रों से प्याली के टुकड़ों को देखा और फिर उस धार को देखा जो चाय गिरने से उसके पैरों के पास से बिस्तर तक बनती चली गई थी। फिर उसकी निगाहें आशा के चेहरे पर रुक गईं। आशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, आंखें उबली पड़ी थीं। वह कुछ क्षण तक ओट पीछे नौकरानी को घूरती रही, फिर एकदम फूट पड़ी। इडियट, किस गवार ने बनाई है ये चाय? जी मैंने मालकिन, नौकरानी भयभीत लहजे में हकलाई। जाहिल गवार है तू। ये चाय है या जुशांदा पानी की तरह ठंडी और शरबत की तरह मीठी? इससे पहले भी तूने किसी बड़े घराने में नौकरी की है? किस गधे ने नौकर रखा है तुझे? जी बड़े मालिक ने, नौकरानी हकलाई। और नौकरानी के पीछे खड़े हुए नारायण दास ने अपनी आंखें नचाकर नौकरानी को देखा। आशा ने चीख कर कहा, ओ यू आर डिसमिस, गेट आउट। नौकरानी हड़बड़ाकर पीछे हटी और उसी वक्त नारायण दास ने कहा, क्या हुआ बेटी, कैसा हंगामा है ये? वह थोड़ा आगे बढ़े और उनके हाथों में लगे हुए सिगार की जलती हुई नौकरानी की पीठ से टकरा गई। नौकरानी बिलबिलाकर किवाड़ से लग गई और अपनी पीठ सहलाने लगी। सिगार नीचे गिर पड़ा था। आशा ने नारायण दास से कहा, ओ डैडी, यह भांति भांति के जानवर आप कहाँ से पकड़ लाते हैं? क्या ये जाहिल लड़की किसी बड़े घराने में नौकरी के काबिल है? एकदम जाहिल और गवार है, नारायण दास ने नौकरानी को घूरते हुए कहा। यह मुरली का बच्चा हमेशा ऐसे ही मिट्टी के माधों को पकड़ कर लाता है। नौकरानी थर थर काँप रही थी और अपनी पीठ की जलन का एहसास मिटाने के लिए मजबूती से ओट भींचे खड़ी थी। आंखों में आंसू कांप रहे थे। आशा ने झटके से कहा, मैं अभी डिसमिस करती हूँ। एकदम डिसमिस, नारायण दास ने आशा की तरफ प्यार से देखकर कहा। इस घर में हमारी बेटी की नापसंद की कोई भी चीज़ एक मिनट भी नहीं रह सकती। फिर यह बाहर की तरफ रुक करके जोर से चीखे, मुरली, अबे ओ मुरली के बच्चे। आया साहब, एक तेज और घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। फिर कदमों की आहट के साथ एक छोटे कद और मोटा सा आदमी भागता हुआ आया और दोनों हाथ जोड़कर नज़रें झुकाकर हाँफता हुआ बोला, हुक्म कीजिए मालिक। मालिक के बच्चे, तुम एकदम गधे हो, नारायण दास ने उसे घूर कर कहा। मालिक, पैदाइशी गधा हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। नॉनसेंस, यह एकदम जाहिल और गवार है। हमारी बेटी ने इसे डिसमिस कर दिया है, इसका हिसाब आज ही कर दो। मालिक, मुरली हाथ जोड़कर
गिड़गिड़ाया, केवल एक दिन रहने दीजिए, कल जरूर डिसमिस कर दीजिएगा। क्यों रहने दूं एक दिन? नारायण दास ने गुस्से से पूछा। मालिक, कल 1 दर्जन का कोटा पूरा हो जाएगा। 1 महीने में 1 दर्जन का। मालकिन ने इस महीने में यह 12वीं नौकरानी रखी है और अगर आज ही निकल गई तो 13वीं लानी पड़ेगी और मालिक 13 का हिसाब मनहूस होता है। ओ यू शट अप, नारायण दास ने गुस्से से कहा। गेट आउट। मुरली ने घबराकर झुककर आदाब किया। उसकी नज़र सिगार पर पड़ी और उसने जल्दी से सिगार उठाकर नारायण दास के सामने पेश करते हुए कहा, आपका सिगार मालिक। ओ डफर, यह ज़मीन पर गिरा हुआ सिगार हम पिएंगे? मुरली ने जल्दी से सिगार की राख झाड़ी और उसे जेब में रख लिया। नारायण दास ने उससे कहा, कमरे का फर्श साफ कराओ और यह मैटिंग पर चाय का दाग पड़ गया है। यह मैटिंग उठाकर बाहर फिकवा दो और फौरन इसे मैटिंग नए का प्रबंध करो। बहुत अच्छा मालिक, बहुत अच्छा। मुरली ने जल्दी से मैटिंग उठाकर नौकरानी का बाजू पकड़कर बाहर खींच ले आया। उसके जाने के बाद आशा ने नारायण दास से कहा, यह सब गड़बड़ इस अहमक मुरली की वजह से हुई है, आप इसे ही डिसमिस कर दीजिए। ओ नहीं बेटी, यह मिट्टी का माधव हमारे लिए बचपन से नौकर है। बेचारा हमारे टुकड़ों पर पल रहा है तो हमारा क्या बिगाड़ जाता है? कहीं और गया तो भूखा मर जाएगा। और हाँ बेटी, मैं तुमसे यह कहने आया था कि आज शाम तुम टैक्सी से वापस आ जाना। मुझे एक व्यापारी से मिलने जाना है, कई लाख का सौदा है। मैं ज़रा देर से लौटूंगा। ओहो डैडी, सेठ नारायण दास की बेटी टैक्सी में बैठेगी? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे लिए एक गाड़ी ले दीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। अगर आज आपने मेरे लिए गाड़ी बुक ना कराई तो मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगी। अरे नहीं भाई, भगवान के लिए ऐसा ना करना। मैं आज ही तुम्हारे लिए कार बुक किए देता हूँ। मगर नहीं, शायद बुक कराने की ज़रूरत ना पड़े। गोविंद दास का दामाद स्थायी रूप से अमेरिका जा रहा है। उसका गाड़ी बेकार पड़ी रहती है। गोविंद दास उसे निकालने के लिए कह रहे थे। मैं आज शाम उनसे बात करूँगा, गाड़ी शाम तक आ जाएगी। ओहो माय स्वीट डैडी। आशा ने नारायण दास के गले में बाहें डाल दी। नारायण दास ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, यह सब कुछ तेरा ही तो है बेटी। मैंने 7 औलादें खोकर तुझे पाया है, वह भी तेरी माँ की कुर्बानी देकर। यह दौलत, यह आलीशान कोठी, यह सब कुछ तेरा ही तो है। आशा नारायण दास की नेकटाई से खेलती हुई बोली, वह डैडी, 1-2 रोज़ में हमारे क्लब का वार्षिक फंक्शन होने वाला है। मेरे सब दोस्त 2-4 हज़ार से कम चंदा नहीं दे रहे। मैं कितना चंदा दूं? अपने अनुसार दे दो बेटी। कोई यह न कहे कि हमारी बेटी से ज़्यादा चंदा भी किसी ने दिया है। नारायण दास ने गर्दन उठाकर कहा, 10,000 दे दूं? 10,000? 10,000 दे दो। क्या 10 रुपये? मुरली ने चौंक कर नौकरानी की तरफ देखा। कहीं तू घास तो नहीं खा गई? 30 रुपया महीना तनख्वाह तय हुई है, 3 रोज के दाम के 10 रुपये। मैं खुद थोड़े ही काम छोड़ रही हूँ, नौकरानी ने झटके से कहा। मैं 10 दिन की तनख्वाह से कम नहीं लूँगी। 3 रोज़ काम किया है मगर 3,000 गालियाँ खाई हैं। ऐसी बदमिजाज मालकिन से तो कभी भी सामना नहीं पड़ा। मेरी तो उम्र गुजर गई है ऐसे ही काम करते करते। उम्र? मुरली दांत निकाल कर बोला, अभी कहाँ गुजर गई तेरी उम्र? अभी तो तू 17-18 वर्ष से ज़्यादा की नहीं लगती। क्या कहा? नौकरानी आंखें निकालकर बोली, मुझे ऐसी वैसी ना समझ लेना, अभी पैर की इज्जत हाथ में आ जाएगी। एक दफ़ा एक मालिक ने अकेले में मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मुरली ने घबराकर पूछा। मालकिन ने देख लिया, नौकरानी शर्मा कर बोली, और मुझे उसी वक्त घर से निकाल दिया। सच? मुरली ने लपककर फिर नौकरानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, पर यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ, यहाँ कौन देखेगा? तुम्हारे मालिक या मालकिन ने देख लिया तो? अरे वह कोई इधर आ रहा है। मालकिन कॉलेज गई और मालिक दफ्तर गए, शाम को लौटेंगे। शाम तक आशा भवन पर श्री मुरलीधर ब्रह्मचारी का राज रहता है। पर शाम को किसी ने देख लिया तो? वह तो मुझे नौकरी से निकाल चुके हैं। कह दूंगा नई नौकरानी ले आया हूँ, बस तुम जरा घूंघट निकाले रहना। पर मालकिन का मिजाज? इसकी परवाह मत करो, मैं जानता हूँ मालकिन कैसी चाय पीती है। मैं तुझे सब सिखा दूंगा।
सच? नौकरानी ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल सच मेरी रागिनी। हाय, तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अरे, तेरा नाम रागिनी है? बहुत खूब, भगवान को भी तेरा मेरा मिलाप मंजूर है। अब देखना, रागिनी मुरली से ही तो निकलती है। मिलाप तो तब होता जब तुम ब्रह्मचारी का चोला उतार दोगे। अरे अभी उतारता हूँ ब्रह्मचारी का चोला। यह चोला तो मजबूरन पहरे रहना पड़ता है। हाँ हाँ, यहाँ नहीं, अग्निकुंड के सामने उतारना यह चोला, रागिनी ने हाथ छुड़ाकर कहा और जल्दी से हंसती हुई बाहर भाग गई। मुरली प्रसन्नतापूर्वक उस दरवाजे को देखता रहा जिससे रागिनी बाहर गई थी। फिर बड़े इत्मीनान से सिगार कोट की जेब से निकाली और दांतों में दबाकर गर्दन अकड़कर जोर से चीखा, अबे ओ रामू रामू के बच्चे, आया साहब। थोड़ी देर बाद एक धोती कुर्ता पहने नौकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुरली से गर्दन अकड़ाकर सिगार सुलगाया और रामू से बोला, चल वह मैटिंग उठाकर हमारे बेडरूम में बिछा। रामू जल्दी से मैटिंग उठाकर बराबर वाले केबिनुमा हिस्से में चला गया तो एक कमरे बीच पर्दा डालकर बनाया गया था। मुरली इत्मीनान से सिगार के कश लेता रहा। फिर एक पुरानी सी एस्ट्रे में राख झाड़ने लगा। नारायण दास ने कार की सीट की पुश से लगे हुए एस्ट्रे में राख झाड़ी और शिकार का कश लेने लगा। इतने में कार ठहर गई और आशा ने उतरते हुए कहा, अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी। और देखिए डैडी, गोविंद दास ने गाड़ी की बात करना ना भूलिएगा। भला अपनी बेटी का काम मैं कैसे भूल सकता हूँ? नारायण दास मुस्कुराए। कार आगे बढ़ गई। आशा बरामदे की तरफ बढ़ी। बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने गमले से एक गुलाब का फूल तोड़ा। फूल टूटकर उसके हाथ से सीढ़ी पर गिरा और उस पर आशा का पांव पड़ गया। चिकना जूता था, पांव फिसल गया और वह बुरी तरह लड़खड़ाई। लेकिन ठीक उसी वक्त दो मजबूत हाथों ने आशा को पकड़ लिया। आशा संभल कर खड़ी हो गई। संभालने वाले ने चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट रेख रखी थी। उसके जिस्म पर एक सस्ते और मोटे कपड़े का कुर्ता, बास्केट और बड़ी मोहरी का पैजामा था। एक हाथ में किताबें भी मौजूद थीं। आशा ने उसे घृणापूर्वक देखा और कपड़ों का वह भाग साफ करने लगी जिससे संभालने वाले हाथ से टकराई थे। फिर बड़ी रौबियत के साथ आगे बढ़ गई। राजन के चेहरे की मुस्कुराहट पर शोखी का साया फैल गया। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक बेंच के करीब पहुंचा और बेंच पर पांव टिकाकर आशा को क्लास की तरफ जाते देखने लगा। आशा क्लास के नज़दीक पहुंची। क्लास शुरू हो चुकी थी। एक लेक्चरर बोर्ड पर कोई चार्ट बनाकर समझा रहे थे। आशा के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने चौंककर दरवाजे की तरफ देखा। यू आर सो लेट मिस आशा। आई एम सॉरी सर। आशा इत्मीनान से अपनी डेस्क की तरफ बढ़ती हुई बोली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आशा अपनी डेस्क पर बढ़ गई। उसके बराबर बैठी रजनी ने आहिस्ता से कहा, हेलो आशा। हेलो। वह आ गया तुम्हारा रोमियो, रजनी ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। दरवाजे के पास खड़ा राजन था। आशा ने बुरा सा मुंह बनाया। राजन ने आहिस्ता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? लेक्चरर ने चौंककर चश्मे के ऊपर से राजन की तरफ देखा और दांत निकालकर बोले, क्यों नहीं, यह क्लासरूम थोड़ी ही है, सिनेमा हॉल है। न्यूज़ रील और शो रीलें निकल भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। राजन कुछ ना बोला। वह चुपचाप खड़ा रहा। क्लास में हल्का सा कहका उभरा था। लेक्चरर ने अचानक डेस्क पर हाथ मारा और क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। फिर वह राजन से बोला, जानते हैं आप, पीरियड शुरू हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। जी, और मैंने आपको पीरियड शुरू होने से पहले बाहर खड़े देखा था। फैशन बना लिया है आप लोगों ने। पीरियड शुरू हो चुका है और साहब बाहर खड़े सिगरेट पी रहे हैं। जी, मैं सिगरेट नहीं पीता, राजन ने आहिस्ता से कहा। क्लास में फिर हल्का सा कहकहा उभरा और लेक्चरर ने भन्ना कर फिर मेज पर हाथ मारा और राजन से बोले, आज तो आप आ सकते हैं, कल से लेट आए तो अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। राजन ने हल्की सी सांस ली और अंदर आ गया। रजनी ने आशा से सरगोशी की, देखा, तुमने बेचारे को तुम्हारी वजह से रोज़ाना यह बेइज्जती सहनी पड़ती है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? मेरी वजह से क्यों? तुम जानती हो, जब तक तुम क्लास में नहीं आ जाती राजन क्लास से बाहर रहता है, बेइंतहा प्यार करता है तुम्हें।
आशा ने बुरा सा मुंह बनाया। सच कहती हूँ, इतना सच्चा आशिक मैंने आज तक नहीं देखा। जानती हो, यह बात अब क्लास से निकलकर सारे कॉलेज में फैल गई है कि राजन तुम्हें पागलपन की हद तक चाहता है। उसकी मुस्कुराहटें तुम्हारे कदमों की चापों की प्रतीक्षा करती हैं। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों के कोने खिल जाते हैं। जानने वाले कहते हैं, अगर तुमने राजन को ठुकरा दिया तो वह जिंदा न रहेगा। आशा ने हल्का सा कहकहा लगाया और बोली, अव्वल तो मरेगा नहीं, और अगर मर भी गया तो कौन सी कमी पैदा हो जाएगी दुनिया में। बड़ी बेदर्द हो, किस्मत वालों को मिला करते हैं ऐसे आशिक। जो पति बनकर महबूबा को दुर्भाग्य के गार में धकेल दे। आशा ने मुंह बनाकर कहा, जो व्यक्ति हफ्ता 15 दिन में कुर्ता पजामा बदलता हो, किसी को जिंदगी से क्या दे सकता है। प्यार बदला थोड़े ही चाहता है। फिर प्यार की दौलत से बढ़कर कौन सी दौलत हो सकती है। बकवास रजनी, ये सब नॉवल अफसानों की बातें हैं। प्यार कभी दौलत का प्रतिरूप नहीं बन सकता। प्यार में केवल एक ही भावना मिलती है। एक दौलत दुनिया भर के ऐश देती है, फिर क्या वे अहमक नहीं कहलाएंगे जो दुनिया भर के ऐश व आराम ठुकरा कर प्यार के कांटों पर जा बैठें। वे लोग सरगोशियों में बातचीत कर रही थीं, लेकिन आशा का आखिरी वाक्य जरा ऊंचे स्वर में अदा हो गया। साइलेंट प्लीज़, साइलेंट प्लीज़। अचानक लेक्चरर की आवाज़ उसके कानों में टकराई। रजनी ने चौंककर इधर उधर देखा। क्लास के सब विद्यार्थी उन्हीं की ओर आकर्षित थे। रजनी को पसीना आ गया, लेकिन आशा के चेहरे पर कोई घबराहट या परेशानी नहीं थी। वह बदस्तूर से साथ बैठी रही। लेक्चरर को आवाज़ गूंजने लगी। मनोविज्ञान पर लेक्चर दे रहे थे। कुछ क्षण तक वे दोनों सुनती रहीं। फिर अचानक रजनी का ध्यान राजन की तरफ चला गया। राजन लेक्चर सुनने के बजाय चुपचाप आशा की तरफ देखता रहा था। रजनी ने चुपके से आशा को टहुआ मारा और आहिस्ता से बोली, अब देखो, बेचारा लेक्चर सुनने के बजाय तुम्हें ही ताक रहा है। बोर मत करो, आशा ने उकता कर कहा। यह हकीकत है, जब तक तुम उसकी क्लास फेलो हो वह एक शब्द ना पढ़ सकेगा और इम्तिहान में लुढ़क जाएगा। मैं अगली क्लास में चली जाऊंगी और वह इसी क्लास में रह जाएगा और किसी आशा के लिए इस तरह रोमियो बना फिरेगा। नामुमकिन। राजन तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाह सकता। तब मैं इंटरमीडिएट में थी तो यह बात मेरी एक दोस्त ने एक और लड़के से भी कही थी। आजकल वह लड़का अमेरिका में शिक्षा पूरी कर रहा है और सुना है उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है। हालांकि मैं खुद उससे शादी करना चाहती थी। तो तुम उसका इंतकाम राजन से ले रही हो? इंतकाम और राजन से? आशा व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। इंतकाम तो उनसे लिया जाता है जिन्हें कोई अहमियत दी जाए। मेरी नज़रों में इसकी कोई अहमियत नहीं। क्यों, क्या वह इंसान नहीं है? होगा, लेकिन मैं उन लोगों को इंसान नहीं समझती जो गुबरत की ज़िंदगी की कीचड़ में गंदे कीड़ों की तरह रेंगते रहते हैं। करीब से गुजरो तो बदबू के मारे दिमाग फट जाए। खुदा के गजब से डरो आशा, यह बड़े आदमियों की शान नहीं, गुरूर कहलाता है। अगर एक हकीकत गुरूर कहलाती है तो मैं बेशक मगरूर हूँ, लेकिन तुम हकीकत को झुटला नहीं सकती। क्या तुम्हें कपड़ों में बदबू नहीं आती? यही बदबू इन लोगों के कपड़ों के बाद इनके रोम रोम और जिस्म में भी बस जाती है। मुझे अत्यंत नफरत है ऐसे लोगों से। जाने क्यों ऐसे लोग दुनिया की नज़रों में काबिल रहम होते हैं। मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को किसी कॉलेज, होटल या क्लब के करीब भी ना आने दूं। जरा आहिस्ता बोलो, राजन करीब बैठा है, वह सुन लेगा तो बेचारे के दिल को सदमा पहुंचेगा। राजन राजन राजन, ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मुझे नफरत है इस नाम से। मैं कभी उसके सामीप्य की कल्पना भी की है जो मेरा जी मिचलाने लगा। आइंदा तुम्हारी ज़ुबान पर उसका नाम भी आया तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। आखिरी वाक्य इतना बुलंद हो गया था कि रजनी घबराकर यह देखने लगी कि कोई सुन तो नहीं रहा। ठीक उसी वक्त उसकी नज़र लेक्चरर के चेहरे पर जम गई, क्योंकि लेक्चरर बिल्कुल उन दोनों की मेज के करीब खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे और वह चुपचाप आशा और रजनी को घूर रहा था और क्लास के अन्य विद्यार्थियों की मुस्कुराती हुई नज़रें भी उन दोनों पर ही थीं। रजनी बौखलाकर खड़ी हो गई। सर सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आशा के सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया था। वह उसी सुकून में बैठी थी।
अचानक जोर से घंटा बजने की आवाज़ आई और फिर घंटा बजता ही चला गया। लेक्चरर मेज की तरफ लौटे और किताबें और रजिस्टर उठाकर बाहर चले गए। डेस्कें खड़खड़ाने लगीं। कुर्सियों के घिसटने की आवाज़ों से क्लासरूम गूंज उठा। आशा ने किताबें समेटते हुए रजनी की तरफ देखकर पूछा, यह आज छुट्टी क्यों हो गई? पता नहीं। रजनी ने किताबें उठाकर पीछे देखा। राजन की कुर्सी खाली पड़ी थी। आशा और रजनी बाहर निकल आईं। बरामदे में एक लड़का अपने दोस्त को बता रहा था, रमेश ने लेबोरेटरी में जहर खाकर खुदकुशी कर ली है, इस वजह से छुट्टी हो गई है। खुदकुशी क्यों? वह किसी लड़की को चाहता था। कल उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली है। रमेश बर्दाश्त न कर सका। उसने अपनी महबूबा के लिए जान दे दी। आशा और रजनी सुनती हुई बरामदे के नीचे उतर गई। रजनी ने कहा, सुना तुमने? एक लड़के ने अपनी महबूबा के लिए खुदकुशी कर ली। फिर मैं क्या करूं? अब क्या तुम प्यार को एक समुद्र नहीं समझोगी? वह समुद्र जो दुनिया की प्रत्येक भावना को बहा ले जाता है, ऊंच नीच की दीवारों को यूं ही ढा देता है जैसे रेत की दीवार हो। कहीं तुम्हें निमोनिया तो नहीं हो गया है प्यार का? आशा बोली। मैं तुम्हें राजन के प्यार का एहसास दिलाना चाहती हूँ। फिर तुमने नाम लिया राजन का? आशा बिगड़ कर बोली। अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो सचमुच वह जान दे देगा। जान दे भी चुके। आशा ओट काट कर बोली। तुम्हारी बकबक से तो जान छूटेगी। दे भी चुके जान। तुम्हारी बकबक से तो जान छूटेगी। राजन के कोनों में आशा की आवाज़ गूंज रही थी। राजन बिलबिलाकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मजबूती से उसका दिल मुट्ठी में लेकर भींच रहा हो। क्या बात थी आशा में जो उसने इस पत्थर के बुत को पूजा था, जिसके सीने में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं, दिल में है भी तो प्यार नाम की कोई धड़कन नहीं। क्या उसे तमाम उम्र यूं ही पछताना पड़ेगा या तड़पना पड़ेगा? कभी इस बुत के दिल में धड़कन भी पैदा होगी या नहीं? ओ भगवान, मैं क्या करूं? राजन ने दोनों हाथ कानों पर रखकर आसमान की तरफ देखा, फिर बहुत आहिस्ता से बड़बड़ाया, क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? रहमान और घोष ठिठक कर रुक गए। रहमान ने कोहना मारकर घोष से कहा, यह तो राजन है अपना। हाँ, है तो राजन ही, सोचता हुआ बड़बड़ाया। क्या तुमने हमारे ड्रामे के लिए एंगेज कर लिया है? एंगेज कर चुके होते, पर यूँ परेशान फिर रहे होते हैं। मैं समझा था ये हमारे ही ड्रामे की रिहर्सल कर रहा है। यही दृश्य तो है अंत में। बिल्कुल। लो, हमें ध्यान ही नहीं रहा था कि हमारे कॉलेज में अभी एक रोमियो और भी मौजूद है। खामखा हम चिंतित थे कि रमेश मर गया। अब हमारे कॉलेज के सालाना फंक्शन के ड्रामा आशा में कौन हीरो का रोल अदा करेगा? चलो तो फिर बात करें राजन से। आज ही से इसे रिहर्सल ना कराई तो मुश्किल हो जाएगी। अब दिन ही कितने रह गए हैं फंक्शन में। रहमान और घोष ड्रामा सेक्शन के सेक्रेटरी व डायरेक्टर थे। जब वे लोग राजन के करीब पहुंचे तो राजन इस तरह चौंक कर उन दोनों की तरफ देखने लगा जैसे या तो उन दोनों को पागल समझ रहा हो या वह खुद पागल हो गया हो। रहमान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठो बैठो, हमें मालूम है इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें इस वक्त दिल को बहलाने की ज़रूरत है। राजन चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसने अपने हवास पर किसी हद तक काबू पा लिया था। रहमान ने सिगरेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सिगरेट? राजन ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं। घोष ने कहा, यार तुम्हें क्या मालूम नहीं कि राजन ना तो सिगरेट पीता है ना चाय। बहुत बुरी आदत है आजकल के नौजवानों का सिगरेट या चाय ना पीना। वाकई हैरत अंगेज बात है। घोष ने खुद भी सिगरेट सुलगाकर कहा, वरना मैंने ऐसे नौजवान भी देखे हैं जिनकी माएँ सिलाई करके या पड़ोस के बर्तन धो धो कर उन्हें पढ़ाती हैं और वे माँ की मेहनत का पैसा बड़ी बेदर्दी से बर्बाद करते हैं। पर अपना राजन अपने भाई के पैसे का इतना दर्द रखता है कि आज तक इसे हमने किसी फिजूल खर्ची में नहीं देखा। भाई हो तो ऐसा। बड़ा भाई भी तो किसी और को ऐसा मिले जैसे राजन का भाई है, जिसने बाप की मौत के बाद राजन को बाप की कमी का एहसास न होने दिया, खुद अपनी शिक्षा छोड़ दी और नौकरी करके राजन को पढ़ा रहा है। कुछ देर तक दोनों इसी किस्म की बातें करते रहे। राजन जब अपने आप को पूरी तरह संभाल चुका था, वह चुपचाप किताब के पृष्ठ पर उंगली से आशा आशा लिख रहा था। उसने रहमान और घोष की बातें बहुत कम सुनी थीं। किसी भी बात उसके समझ में नहीं आई थी। हर वक्त वह आशा की कल्पना में डूबा रहता था। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था
कि वह आशा के कारण ज़हनी तौर पर नाकारा होता जा रहा है। वह कुछ न कर सकेगा, और अगर वह कुछ न कर सका तो उसके भाई के ख्वाबों की ताबीर कितनी भयानक होगी। वह भाई जिसने राजन की खातिर अपने आप पर दुनिया की खुशियों के दरवाजे बंद कर लिए थे, जिसने अपनी शिक्षा 10वीं कक्षा से छोड़ दी थी और खुद मामूली ड्राइवर बनकर राजन के सुंदर भविष्य के सपने देख रहा था। क्या होगा उसके सपनों का? क्या होगा? वह क्या करे, क्या करे? एक बार फिर उस पर घबराहट का दौरा सा पड़ा, लेकिन उसी वक्त उसके कानों से घोष की आवाज़ टकराई। घोष उसके कंधे पर हाथ रख के कह रहा था, हम लोगों ने अपने ड्रामे का नाम आशा रखा है, यानी उम्मीद। किस तरह आदमी उम्मीद के आसरे पर बैठता है, लेकिन जब उम्मीद टूट जाती है तो बोलो राजन, हमारी मुश्किल हल कर दोगे ना? राजन ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उन दोनों की ओर देखा। घोष ने फिर कहा, देखो यार, ड्रामा रहमान ने लिखा है और इस ड्रामे में एक जिद्दी लड़की और खामोश लड़की की बहस की चुपती हुई कहानी है। ठहरो, मैं तुम्हें ड्रामा सुनाता हूँ। घोष ने अपना बैग खोला और उसमें से एक कॉपी निकाली और सुनाने लगा। पर्दा उठता है, स्टेज पर बाग के एक कुंज का दृश्य नजर आता है। हीरो चुपचाप गुमसुम सा गुलाब के पौधे के पास खड़ा है। अचानक बैकग्राउंड से हीरोइन की आवाज़ आती है। हीरो चुपचाप एक कुंज में गुलाब के एक पौधे के पास खड़ा हुआ खाली खाली नज़रों से गुलाब के खूबसूरत फल को देख रहा था। अचानक उसके कानों में हीरोइन की आवाज़ टकराई जो पुकार रही है, सुषमा, ए सुषमा, कहाँ हो तुम? हीरो जल्दी से एक बाड़ की आड़ में छुप जाता है। हीरोइन कुंज में दाखिल होती है और इधर उधर देखती है, फिर बड़बड़ाती है, कहाँ मर गई तुम? फिर उसकी नज़र खुशरंग गुलाब के फूल पर पड़ती है और वह इसे झुककर तोड़ने लगती है। उसकी उंगली में कांटा चुभ जाता है और वह बिलबिलाकर हाथ पीछे खींच लेती है। उंगली के पोर पर खून की सुर्ख बूंद नज़र आती है। हीरो बदहवास होकर पीछे बाड़ से निकलता है और अपने कुर्ते के दामन से एक दज्जी फाड़कर उसकी उंगली पर बांधने लगता है। हीरोइन झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। हीरो गिड़गिड़ाकर कहता है, इतना जुल्म ना करो अपने आप पर, तुम्हारी उंगली से खून बह रहा है। उंगली मेरी है, तुम्हारी नहीं, मगर जख्म मेरी रूह पर लगा है शीला। तुम्हारे अस्तित्व का एक एक भाग मेरी रूह का संगठन है। मैं कहती हूँ, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हीरोइन भड़क कर कहती है, इसलिए कि मैं यहाँ अपनी रूह को, अपने प्यार को बुलाया था। क्या मतलब? हीरोइन तीखी नज़रों से हीरो को देखती है। तुम्हें यहाँ सुषमा ने नहीं, मैंने बुलाया था। ओह, तुम्हारी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई? प्यार की हिम्मत का अंदाज़ा खुदा भी नहीं लगा सकता शीला। तुम पत्थर हो, तुम्हारे पत्थर के दिल में प्यार नाम की कोई धड़कन नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक रोज़ इस पत्थर के दिल में धड़कन पैदा होगी और ज़रूर पैदा होगी। तुम्हारा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। हीरोइन कहती है, तुम तमाम उम्र यूं ही तड़पते रहोगे और मुझसे नफरत करते रहोगे। तड़पाना तुम्हारे अख्तियार में है और मना करना भी तुम्हारे अख्तियार में है, मगर तमाम उम्र नहीं। जिस रोज़ मेरा प्यार आशा की ढलान पर ना संभल सका, वह दिन तुम्हारी नफ़रत का आखिरी दिन होगा, बिल्कुल आखिरी दिन। उस रोज़ मेरी लाश मिलेगी, मैं अपनी जान दे दूंगा। यह वाक्य तुम हज़ारों बार अपने दोस्तों के सामने कह चुके हो। मैं इसके ऊपर अमल करके दिखा सकता हूँ शीला। तुम, हीरोइन घृणापूर्वक कहती है, अगर दिखा सकते हो तो आज मेरे सामने जिंदा ना खड़े होते। तुम मेरे प्यार का इम्तिहान ले रही हो शीला। हीरो की आवाज़ भर्रा जाती है। नहीं, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ, हमेशा के लिए। यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हीरो की आवाज़ कंपकपा जाती है। हाँ हाँ, यह मेरा आखिरी फ़ैसला है। यह तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है तो अपनी आंखों के इस फैसले का अंजाम भी देख लो। आशा, तुम समझती हो तुम्हारी घृणात्मक निगाहें मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। यह तुम्हारी भूल है आशा। मैं हर रोज़ तुम्हारी आंखों की नफ़रत से अपना सीना छलनी होते हुए देखता हूँ। आज मैं अपने इस सीने में अपनी नामुरादी और नाकामी का खंजर उतारे लेता हूँ। आशा, तुम मेरी हो, केवल मेरी। मैं तुम्हें यहाँ ना पा सका तो भगवान के घर पालूंगा। आशा, तुम मेरी हो, केवल मेरी। स्टेज पर खड़ी हुई हीरोइन सहसा राजन को देखती रह गई। हीरोइन का नाम शीला था और राजन आशा आशा कहकर उसे मुखातिब कर रहा था।
स्टेज के दाएं बाएं कोनों से रहमान और घोष राजन को होश में लाने के लिए चुपके चुपके पुकार रहे थे, मगर राजन पागल सा हो गया था। वह जोर जोर से कह रहा था, तुम मेरी हो आशा, तुम सिर्फ मेरी हो। अचानक उसने कुर्ते से एक खंजर निकाला। खंजर हवा में लहराया। दूसरे ही क्षण हीरोइन की एक लंबी चीख हवा में लहरा गई। राजन ने अपने सीने में ठीक दिल के स्थान पर खंजर घोंप लिया और वह स्टेज पर हाथ पांव रगड़ता हुआ तड़प रहा था। हॉल तालियों के शोर से गूंज रहा था। फिर रहमान जोर से चिल्लाया, पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ। स्टेज पर पर्दा गिरा दिया गया। रहमान और घोष दौड़ते हुए राजन के करीब पहुंचे, लेकिन राजन, उसकी सांस बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। रहमान बौखला कर बोला, अरे अरे, इसने तो सचमुच में अपने आप को ख़त्म कर दिया। नहीं। घोष हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। हीरोइन ने राजन के सीने से ताज़ा ताज़ा खून उबलते देखा था। वह लड़खड़ाई और धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गई। राजन ठंडा हो चुका था। क्रोध के मारे आशा का बुरा हाल हो रहा था। आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थीं। रजनी भी उसके बराबर ही बैठी थी। स्टेज पर पर्दा गिर चुका था और हॉल धीरे धीरे खाली होता जा रहा था, लेकिन आशा और रजनी अब भी अपनी अपनी सीटों पर मौजूद थीं। आशा के वफादार लोग मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे देखते हुए जा रहे थे। अचानक रजनी ने आशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब क्या सोच रही हो? हाँ, आशा चौंक कर बोली। नहीं, आशा ओट बीचकर बोली, आज मैं इस कमीने से अपनी तौहीन का बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगी। रजनी के अधरों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट रेंग गई। अचानक उसी वक्त किसी तरफ से आवाज़ आई, राजन मर गया। राजन ने सचमुच अपने आप को चाकू मार लिया। नहीं। रजनी बौखलाकर खड़ी हो गई और आशा एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर एक साया सा आया और फिर गुजर गया। फिर सारे कॉलेज में हंगामा मच गया। लोग राजन की लाश देखने के लिए हॉल से टूट पड़ रहे थे और अपनी ज़बान पर राजन के मरने से कुछ देर पूर्व के वाक़ये थे। एक लड़का कह रहा था, वह केवल आशा की वजह से मरा है। बेशक आशा की बेरहमी ने उसे खुदकशी पर मजबूर कर दिया था। आशा जैसी संगदिल लड़की हमने आज तक नहीं देखी। लोग आशा की तरफ देख देख कर घृणा कर रहे थे, लेकिन आशा के चेहरे पर कोई खौफ या भय नहीं था। उसके चेहरे पर वही रवानियत थी, वही सुकून था और वही उनके बीच से आहिस्ता आहिस्ता निकलती हुई कंपाउंड में आई और अपनी खूबसूरत इम्पाला की तरफ किसी विजयी की तरह बढ़ने लगी। वह खुद ब खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसके सिर से एक भारी बोझ हट गया हो। राजन का प्यार वाकई उसके लिए मुसीबत बन गया था। सारे कॉलेज में राजन के प्यार के चर्चे थे और ये चर्चे जितने बढ़ते थे, आशा को राजन से उतनी ही नफरत होती थी। आखिर उसका और राजन का मेल ही क्या था? थोड़ी देर बाद उसकी इम्पाला कॉलेज के फाटक से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। रागिनी ने सैंडल में पांव डाला और इधर उधर पैर करके देखने लगी। अचानक पीछे से मुरली की आवाज़ सुनाई दी, हाय हाय, अरे ये क्या करती है? देख रही हूँ पहनकर, रागिनी ने शौकी से कहा। अरे अगर मालकिन ने देख लिया तो तेरे पाँव से निकलकर सीधा मेरे सिर पर आएगा यह सैंडल। कितना सुंदर लगता है, रागिनी ने पैर से उतारकर हसरत भरे स्वर में कहा। और तेरे पैर में तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, मुरली ने दांत निकालकर कहा। बस लगे खुशामद करने, रागिनी ने चढ़कर कहा। ऐसे ही पुजारी हो कि आज तक 2 रुपए की चप्पल तक लाकर नहीं दी। अच्छा, दे देता तो क्या होता? मुझे मालूम होता कि तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, और अगर सैंडल ला दूँ तो मैं समझूंगी सचमुच तुम मुझसे प्यार करते हो, और यही सैंडल तुझे पहनने के लिए मिल जाएं तो सच, तब तो मैं सोचने लगूंगी। क्या क्या सोचने लगेगी? यही कि तुम्हारे बच्चों की माँ बन जाऊं। कहते कहते रागिनी ने दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया। मुरली लपक कर रागिनी के करीब आया और उसी वक्त बाहर से रामू की आवाज़ सुनाई दी। अरे मालकिन सैंडल मंगवा रही हैं। धत तेरी, मुरली बुरा सा मुँह बनाकर बोला। यह साला हमेशा गलत वक्त पर आता है। अबे ओ रामू के बच्चे। जी साहब, रामू अंदर आकर बोला। आज बड़े मालिक का कोई सिगार गिराया या नहीं? गिराया साहब, भला आपके लिए ना गिरता? उसने सिगार निकालकर मुरली को दे दिया और मुरली ने बड़ी शान से सिगार दांतों में दबाया और सुलगाने लगा। रागिनी ने सैंडल उठाए और चलने लगी। आशा ने आईने के सामने बैठकर अपने बालों का जूड़ा ठीक किया और फिर खड़ी होकर
अपने आप को निहारने लगी। इतने में आईने में नौकरानी का अक्स नजर आया, जो लंबा सा घूंघट काढ़े खड़ी थी। उसके हाथ में सैंडल थे। आशा ने गुस्से से कहा, इतनी देर लगा दी पॉलिश में, ला इधर रख। रागिनी ने बढ़कर सैंडल आशा के पैर के पास रख दिए। आशा ने पलटकर रागिनी से कहा, और देख, यह नाखूनों की सुर्खी सूख गई है, इसे उठाकर बाहर फेंक दे। और वह जो क्रीम की शीशी है उसमें बाल गिराया है, वह भी उठाकर बाहर फेंक दे। रागिनी ने बढ़कर सुर्खी की शीशी और क्रीम उठा ली। आशा ने सैंडल पहने और फिर चौंक कर बोली, अरे ये सैंडलों पर पॉलिश की है, जरा भी चमक ना आई। जी मालकिन, मुरली जी कहते हैं इसका चमड़ा अच्छा नहीं है, इन पर चमक नहीं आएगी। अच्छा देख, रैक में से दूसरे सैंडल निकाल। रागिनी ने दूसरे सैंडल निकालकर आशा के पाँव के पास रख दिए। आशा ने फिर कहा, और इन सैंडल को उठाकर बाहर फेंक दे। रागिनी ने सैंडल उठाए और बाहर चली गई। उसी वक्त नारायणदास कमरे में दाखिल हुए और बोले, अक्खा, क्या जाने की तैयारी है हमारी बेटी की? तबीयत घबरा रही है डैडी, मैं क्लब जाऊंगी। ज़रूर ज़रूर, तबीयत ना घबराएगी तो क्या होगा, 15 दिन से कॉलेज जो नहीं गई, कोठी से कदम तक बाहर नहीं निकाला। हाँ बेटी, अब इम्तिहान करीब हैं, कॉलेज का क्या रहेगा? ओ डैडी, मैं उस कॉलेज में अब नहीं पढ़ूंगी। क्यों बेटी? डैडी, मुझे अच्छा नहीं लगता। वहाँ लोग मुझे देखते ही राजन का जिक्र करने लगते हैं, कहते हैं राजन ने मेरी वजह से जान दी। अब बताइए भला इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटी, वे गंदी नाली के बिलबिलाते हुए कीड़े ऐसे ही होते हैं। बड़े घराने की शरीफ लड़कियों पर डोरे डालने की कोशिश करते हैं। लड़की जाल में फंस गई तो समझो सुनहरी मछली जाल में आ गई, नहीं फंसी तो खाम खां बदनाम करते हैं। इन लोगों की प्रकृति से मैं भली भांति परिचित हूँ बेटी, बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है डैडी, अगर वह मुझसे निष्क करता था तो मुझे क्या, वह अपनी मर्जी का मालिक था, मैं अपनी मर्जी की मालिक। भला कोई जानते बूझते अंधे कुएं में छलांग लगाता है? जिस आदमी के पास ढंग के कपड़े तक ना हो वह प्यार का दावा करने चला था। ना हैसियत देखी ना जोड़। छोड़ो बेटी, जहन्नम में जाएं बकने वाले। तुम 1-2 साल के लिए देश से बाहर चली जाओ और किसी हिल स्टेशन पर घूम आओ। मैं हिल स्टेशन ही जाऊंगी। ठीक है, नारायणदास ने मुस्कुराकर कहा। सेठ रघुनाथ का लड़का भी गर्मियां गुजारने हिल स्टेशन जा रहा है, वह अभी अभी अमेरिका से लौटा है। रघुनाथ तुम्हें पसंद भी करते हैं। मैं उनसे कह दूंगा कि हिल स्टेशन पर आजकल होटल में जगह ना मिलेगी, अपने बंगले में तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध कर दें। मोहन का साथ रहेगा तो एक साथ एक दूसरे को समझ पूछ लेना। ओ डैडी, ऐसी जल्दी क्या है? मैं अभी शादी नहीं करूँगी। बेटी, शादी तब तो होगी जब हमारी बेटी चाहेगी, लेकिन लड़का देख लेने में क्या हर्ज है? रघुनाथ बहुत बड़े सेठ हैं, आखिर लड़का देखने में रघुनाथ आयरन किंग कहलाते हैं, आयरन किंग। और मोहन, उसने तो आयरन जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है, और बस समझ लो कि वह तो पूरा अमेरिकन है। क्या शान है उसकी। एक बार उसकी कार पर हल्की सी खुरच लग गई थी, झट वह कार उठाकर अपने सेक्रेटरी के नाम कर दी और 1 घंटे के अंदर अंदर दूसरी कार कंपनी से मंगा ली। ओह सच डैडी, अब मैं अपनी बेटी से झूठ नहीं बोलूँगा। सारे शहर के सेठों की नज़रें हैं मोहन पर। लड़कियां तो तितलियों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं। वह तो रघुनाथ मेरा पुराना दोस्त है, जाने क्यों मैं तुम्हें पसंद करने लगा है। कहता है मुझे वह चाहिए तो आशा जैसी, और फिर हमारी आशा भी किसी राजकुमारी से कम थोड़े ही है। तो फिर टेलीफोन कर दूं रघुनाथ को? आपकी मर्ज़ी डैडी, आशा ने आईने पर नज़र डालकर चेहरे पर पफ मारते हुए कहा। यह बात हुई, मैं अभी टेलीफोन किए देता हूँ। नारायणदास तेजी से बाहर जाने के लिए पलटे और दरवाजे के बाहर निकल गए। आशा ने ऊंची आवाज़ में कहा, बसंती, ओ बसंती। आई मालकिन, बाहर से आवाज़ आई। अरे ड्राइवर से कह दे गाड़ी निकाल दे। आई मालकिन। रागिनी खुशी खुशी भागती हुई मुरली के कमरे में दाखिल हुई। मुरली एक लंबी सी पतलून पहनकर उसके पांचे ऊपर कर रहा था, दांतों में सिगार दबा हुआ था। वह जल्दी से हाथ उठाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, वहीं बाहर रहो। क्यों? रागिनी घबराकर रुक गई। पहले मैटिंग पर पाँव मालिकों की सी शान दिखाते हो। अक्का, तुम तो मालिकों की सी शान दिखाते हो। अच्छा, क्या मालिक नहीं हूँ तुम्हारा?
अभी नहीं, अभी हमारे फेरे कब हुए हैं? यह तो अपने मुकद्दर का फेर है। मुरली ने सांस लंबी ली और कोट की आस्तीन भी ठीक करने लगा। यह देखो, रागिनी ने खुशी खुशी सैंडल दिखाते हुए कहा। मालकिन ने सैंडल फेंक देने के लिए कहा है। देखो, मुरली खुश होकर बोला, अब तो तू शिकायत नहीं करेगी कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। कौन से तुमने ला कर दिए हैं? अच्छा जी, अगर मैं इनकी चमक खराब न करता तो क्या तुम्हें मिल जाते? अरे यह तो मुरली के दिमाग का ही कारनामा है। अब देखो, यह सूट मुझे बहुत पसंद था। मालिक ने खास तौर से पसंद करके सिलवाया था, लेकिन मुझे इसमें ज़रा सा दोष निकाल दिया और आज ही श्री मुरली सिंह के जिस्म पर दिखाई दे रहा है। फिर वह बड़ी शान से सूट की क्रीज ठीक करके शिकार के कश लेने लगा। रागिनी हंसकर जल्दी जल्दी सैंडलों में पाँव डालने लगी। आशा की गाड़ी कोठी के फाटक से निकली और सड़क पर दौड़ने लगी। इस वक्त उसका मूड बड़ा खुशगवार था। खुद ब खुद उसके ओठों से गुनगुनाहट निकल रही थी। उसके कानों में बार बार नारायणदास की आवाज़ गूंजने लगी। बिल्कुल अमेरिकन है। लड़कियां तो तितलियों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं। आशा ने कार की रफ्तार और तेज कर दी। एक मोड़ काटते हुए अचानक आशा की आंखों पर एक तेज किस्म की रोशनी पड़ गई। आंखें चुंधिया गईं। आशा ने पूरी शक्ति से स्टीयरिंग घुमा दिया और फिर उसका पैर ब्रेक पर जम गया। फिर एकदम रोशनियां गायब हो गईं और आशा ने देखा उसकी कार एक शानदार गाड़ी के सिर्फ 1-1.5 फुट के फासले पर रुकी खड़ी है। यह एक क्रॉसिंग था। शायद दूसरी गाड़ी विपरीत रोड से आ रही थी और उसी रोड पर मुड़ने वाली थी जिस रोड पर आशा की गाड़ी मुड़ रही थी। आशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक दूसरी गाड़ी से एक मर्दाना आवाज़ आई। ए मिस साहिबा, खुदकुशी का इतना ही शौक है तो किसी ट्रेन से टक्कर मारिए। शट अप। आगरा। आशा गुस्सैल से स्वर में बोली, गलती तुम्हारी है, गाड़ी सामने से हटाओ। अचानक सामने वाली गाड़ी से एक नौजवान उतरा। उसने ज़ोर से खिड़की बंद की और उसके पुश लगाकर खड़ा हो गया। आशा उसे भौचक्की सी खड़ी देखती रही। 6 फुट से निकलता हुआ कद, स्वस्थ शरीर का मालिक, ये चमड़े की जैकेट और काली पतलून। उसके अपने जेब से शिगार निकालकर उसका कोना तोड़ा और दांतों में दबाकर उसे सुलगाने लगा। सिगरेट पर लाइटर के शोले की चमक पड़ी और आशा बहुत गौर से देखती रह गई। अजनबी ने सिगार सुलगाकर लाइटर जेब से डाल लिया। अचानक आशा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गुस्सैल लहजे में बोली, ए मिस्टर, मैं कहती हूँ गाड़ी सामने से हटाओ। मिस साहिबा, पहले अपने अल्फाज वापस लो। बको मत, गाड़ी सामने से हटाओ। रात भर गाड़ी यूं ही रास्ता रोके खड़ी रहेगी। अजनबी ने इत्मीनान से कहा। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। किस जुर्म में? तुम्हारी गाड़ी से मरने से बच गया था इसलिए? तुमने तेजी से मोड़ काटा था। जरा गाड़ियों के कोण को देखकर बात करो। आशा झुंझला कर रह गई। गाड़ी की सिचुएशन ऐसी थी कि वह बैक भी ना कर सकती थी। आखिर वह झुंझलाए हुए लहजे में चीखी, क्या चाहते हो? अपने अल्फाज वापस लो। मैं अपने डैडी तक से शिकायत नहीं खा सकती। वह तुम्हारे डैडी हैं, मगर मैं बहुत सरफिरा हूँ। यह तो नज़र ही आता है। आशा के लहजे में व्यंग था। और सरफिरों से सिर टकराने से अपने ही सिर का नुकसान होता है। मैं कहती हूँ, क्यों खामखा बात बढ़ा रहे हो? बात और तुमसे बढ़ाऊंगा? अजनबी घृणापूर्वक हंसा। तुम जैसी जाहिल और बदतमीज़ लड़कियों से बात करना भी शान के खिलाफ समझता हूँ। जाहिल, बदतमीज? आशा का दिमाग भिन्ना गया। वह लफ्ज़ तो कभी उसके डैडी ने भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं किए थे। वह अपने आप को समझ क्या रहा था? गुस्से से उसकी हालत बुरी हो गई। उसने चांटा मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह तो अजनबी की हाथ की गिरफ्त में रह गया और अजनबी ने दूसरा हाथ का एक भरपूर तमाचा आशा के गाल पर पड़ा। आशा बिलबिलाकर पीछे हटती हुई अपनी गाड़ी से टिक गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गाल में अंगार भर गए हों। पूरा जिस्म झंझना रहा था। दिल चाह रहा था ये अजनबी का मुंह नोच डाले या दहाड़ मार मार कर रोने लगे। और अजनबी, वह बड़े इत्मीनान से अपनी गाड़ी से टेक लगाए सिगार के हल्के हल्के कश ले रहा था। उसके ओठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट नृत्य कर रही थी। कुछ क्षण पश्चात वह सीधा खड़ा होते हुए बोला, इस छोटे से जुर्म के लिए इतनी सज़ा काफ़ी है।
फिर वह गाड़ी में सवार हुआ। गाड़ी बैक हुई और आशा की गाड़ी का रास्ता साफ हो गया। आशा अपने आंसू पोंछती हुई गाड़ी में सवार हो गई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और उसका दिल चाह रहा था कि वह चीखें मार मार कर रोने लगे। बचपन से आज तक कभी किसी ने उसके उंगली तक न लगाई थी, कहाँ एक भरपूर चांटा। आशा ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। गाल पर 4 उंगलियों के नीले नीले लकीरों की शक्ल में निशान मौजूद थे। आशा की आंखें सचमुच भर आईं। उसने फुर्ती से ब्रेक लगाए और स्टीयरिंग व्हील पर सिर टिकाकर सुबकियां ले लेकर रोने लगी। बड़ी देर तक वह सुबकियां भरती रही, दांतों से ओट काटती रही और कल्पनाओं में वह उस अजनबी की बोटियां उधेड़ने लगी। अचानक उसके कान में आवाज़ आई, यह तो रो रही है। आशा चौंक पड़ी। घबराकर उसने खिड़की से बाहर देखा। बहुत सारे आदमियों का जमघट लगा हुआ था और कुछ लोग उसे आश्चर्यचकित दृष्टि से देख रहे थे। आशा बुरी तरह बौखला गई। अचानक एक नौजवान ने करीब आकर मुस्कुराते हुए एक आंख दबाकर कहा, अगर इजाज़त हो तो आंसू पोंछ दूँ? शट अप, आशा ने क्रोधपूर्वक कहा। नौजवान बेहयाई से हंसने लगा और अपने गले में बंधा हुआ रुमाल ठीक करने लगा। एक और नौजवान ने बढ़कर कहा, अगर रोने से दिल भर गया हो तो गाड़ी आगे बढ़ाइए मेम साहब, पीछे ट्रैफिक रुका पड़ा है। आशा ने घबराकर पिछली खिड़की से देखा। पीछे कितनी ही गाड़ियां खड़ी थीं और बार बार हॉर्न बजाए जा रही थीं। जिस जगह वह खड़ी थी वह रास्ता इतना तंग था कि पीछे से आने वाली गाड़ी बराबर से आगे नहीं निकल सकती थी। बीच में कुछ ड्रम पड़े हुए थे। दूसरी ओर से आने वाली गाड़ियों का रास्ता खुला था। यहाँ सड़क पर मरम्मत हो रही थी। आशा ने बौखलाकर कार स्टार्ट की। कार तेज़ी से आगे बढ़ी और फर्राटे लेने लगी। घबराहट में रफ्तार उसने इतनी तेज़ कर दी थी कि दूसरी सवारियों से एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर जब आशा की कार क्लब के कंपाउंड में दाखिल हुई तो वही अजनबी पार्किंग के करीब खड़ा सिगरेट के हल्के हल्के कश ले रहा था। लेकिन आशा को देखकर वह आहिस्ता से एक खंभे की ओट में चला गया। आशा की नज़र उस पर ना पड़ी थी। सेठ नारायण दास ने डायल घुमाया और रिसीवर कान से लगा लिया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, रघुनाथ स्पीकिंग। अरे भाई, मैं हूँ नारायण दास। अक्खा तुम हो? भाई ये आज बेवक्त कैसे याद कर लिया? एक खुशखबरी सुनानी है। हाँ पहले यह बताओ, मोहन हिल स्टेशन पर जा रहा है? मोहन? कौन मोहन? अरे यार मेरा भतीजा। अरे उसका नाम मदन है, मदन। वह हमेशा उसका नाम भूल जाते हो। हाँ हाँ मदन, नारायण दास हंसकर बोले। मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूँ। तो कब जा रहा है वह हिल स्टेशन? जल्दी ही चला जाएगा। मैंने ट्रंक कॉल पर मालिक को हिदायत कर दी है कि बंगले की सफाई शुरू कर दे। जैसे ही सफाई पूरी होगी मदन रवाना हो जाएगा। मदन नहीं रवाना होगा, नारायण दास ने संजीदगी से कहा। क्यों क्यों? मदन और आशा दोनों रवाना होंगे, नारायण दास ने कहा। ओह सच? रघुनाथ की प्रसन्न आवाज़ सुनाई दी। यह सच है। मैंने आशा से उसकी मर्जी मालूम कर ली है। मैं चाहता हूँ दोनों कुछ अरसा एक साथ गुजारकर एक दूसरे के मिजाज को समझ लें। वापस आते ही तुम जो मुहूर्त निकलवाओगे उसी पर शादी कर देंगे। ओफो यार, तुमने तो मेरे सिर के हजारों मन का बोझ उतार दिया। अभी तक मैं फैसला ही न कर पाया था कि मदन के लिए कौन सी लड़की पसंद करूं। दरअसल इतने रिश्ते आए हैं कि किसी लड़की का चुनाव कठिन हो रहा था। लड़की भी ऐसी जिसके बारे में छानबीन के झंझट में पड़ना पड़ता। इसलिए मैंने तुमसे आशा के बारे में जिक्र किया था। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? हमारी तरफ से तो बिल्कुल पक्का समझो, लेकिन लड़का लड़की की तो एक पसंद दूसरे को पसंद कर लें। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों हिल स्टेशन पर कुछ अरसे साथ साथ रहें। मदन कहाँ है? भाई जरा उसे टेलीफोन पर बुलाओ। वह क्लब जाने की तैयारी कर रहा है। अरे क्लब तो आशा भी गई है। मैं उसे टेलीफोन पर सूचित कर देता हूँ। अच्छा है, वहीं मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, मैं मदन से कह देता हूँ। अच्छा, मैं मदन की रवानगी की सूचना दे दूँगा। अच्छा। नारायण दास ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर डायल पर उंगली घुमाने लगे। काउंटर पर खड़े आदमी ने घंटी बजते ही रिसीवर उठाकर कान से लगा दिया। यस सब रिंग क्लब। क्लब? अरे भाई, हमको क्लब नहीं, अपनी भैंस मांगता है। व्हाट? काउंटर क्लर्क ने हैरत से कहा। ओ भाई, हम बोला कि हमारी भैंस मांगता हमको, परसों से खो गया है। इधर तुम्हारी तरफ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता?
मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओ भाई, तुम कैसा मवेशी खाने का मुंशी है। हम पूछता है कि हमारी भैंस इधर पहुंचता है कि नहीं। ओ क्लर्क क्रोधपूर्वक बोला, यह मवेशी खाना नहीं, क्लब है। सब रिंग क्लब। सब रंग का क्लब। ओ भाई, कपड़े पर तो एक रंग का क्लब लगता है, पर हमारी भैंस। रॉन्ग नंबर। क्लर्क ने झुंझलाकर रिसीवर रख दिया। फ़ोन पर घंटी फिर बजी और क्लर्क ने रिसीवर उठाकर क्रोधपूर्वक कहा, आई से रॉन्ग नंबर, तुम्हारी भैंस इधर नहीं मिलता। हाय हाय, क्या करते हो? मुझे भैंस नहीं, आशा चाहिए, आशा। ओ कौन सज्जन हैं आप? मैं हूँ सेठ नारायण दास। ओ माफ़ कीजिएगा सेठ जी, गलती हो गई। आशा को बुलाओ। एक मिनट ठहरिए। काउंटर क्लर्क ने माउथ पीस पर हाथ रखकर आसीन से माथे का पसीना पोंछा और फिर करीब मौजूद एक बैरे को बुलाया। बैरा बड़बड़ाता हुआ उसके करीब आ गया। काउंटर क्लर्क ने गुस्से से कहा, क्या बड़बड़ा रहे हो? काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद। जी हाँ, बैरा घबराकर बोला। व्हाट इज़ दिस काला सफ़ेद? सर साहब, काले का विपरीत सफ़ेद होता है ना, जैसे अच्छे का बुरा, अपने का पराया। पर मेरी समझ में नहीं आता साहब, मेरी लड़की गलती से कॉलेज में पहुंच गई है और अब मुझे भी पढ़ाने की कोशिश कर रही है। शट अप, यह क्लब है, क्लासरूम नहीं। जाओ मिस आशा से कहो, उनका फ़ोन है। बेहतर साहब। वेटर तेज़ी से मुड़ा, साथ ही वह बड़बड़ाता भी जा रहा था, काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद। मिस आशा, मिस आशा, आशा और निराशा। वह वहाँ से गुजरकर आशा को तलाश करता हुआ बालरूम में पहुँचा। आशा बालरूम में पिष्ट की मशक कर रही थी। उसके साथ एक लड़की भी थी और फिर रजनी ही थी। रजनी कह कहे लगा रही थी और आशा के चेहरे पर एक विशेष रवानियत थी। इनके इर्द गिर्द नृत्य करते हुए मर्द उन्हें हसरत से देख रहे थे। रजनी ने कहा, देखो तो कैसी हसरत से देख रहे हैं लड़के तुम्हें। तुम हर वक्त दूसरों के बारे में क्यों सोचती रहती हो? दुनिया में रहकर दूसरों के बारे में ज़रूर सोचना पड़ता है। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वे अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाते, नतीजे में ज़बरदस्त ठोकर खाते हैं। ठोकर खाए बगैर रास्ता मिलने की तमीज़ नहीं आती और जीवन एक कठिन रास्ते का नाम है आशा। इसमें गर्दन उठाकर चलने वालों को रास्ते के रोड़े नज़र नहीं आते, कभी कभी उनके पैर भी जख्मी हो जाते हैं। रास्ते के रोड़ों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? आशा ने बुरा सा मुंह बनाया। ओह रजनी, चौंक कर बोली, वह बहरा तो शायद तुम्हें इशारा कर रहा है। आशा ने चौंक कर इधर देखा, मगर तब तक बहरा नर्तकों की भीड़ से घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ नर्तकों ने उसे धक्के देकर भीड़ से अलग कर दिया। बहरा भीड़ से बाहर खड़े होकर पसीना पोंछने लगा। उसके ओठों पर अब भी था काला सफ़ेद, सफ़ेद काला, आशा निराशा, निराशा आशा। फिर वह भी नृत्य करने लगा और नृत्य करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आशा के नज़दीक पहुंचकर बोला, काला सफ़ेद, सफ़ेद काला। आशा ने भिन्ना कर बैरे को देखा और बैरा बड़बड़ा कर बोला, मिस निराशा, आपका फ़ोन है। शट अप इडियट, नॉनसेंस। आशा की ऊंची आवाज़ सुनकर नृत्य करने वाले ठहर गए। आशा बैरे की चांटा मार रही थी और बैरा गड़बड़ाकर कह रहा था, मिस आशा, भगवान की कसम, आपका फ़ोन है। रजनी ने बड़ी मुश्किल से आशा से बैरे को बचाया और बैरा जान छुड़ाकर लोगों से टकराता गिरता पड़ता भागा। आशा गुस्से से कपकपाती हुई कह रही थी, कमीना, मैं इस बदतमीज़ को डिसमिस करा दूंगी। रजनी बड़ी मुश्किल से आशा को निकाल लाई। काउंटर पर पहुंचकर आशा ने क्लर्क से रिसीवर लेकर गुस्से से कहा, कौन है? अरे क्या हुआ बेटी, तुम गुस्से में मालूम होती हो। ओ डैडी कुछ नहीं, यहाँ एक जंगली बैरे ने मूड ख़राब कर दिया। कौन है बदतमीज़, उसे फ़ौरन डिसमिस कर दो। नारायण दास ने क्रोधपूर्वक कहा, मैं अभी मैनेजर को फ़ोन करता हूँ। आपने फ़ोन क्यों किया डैडी? ओ हाँ, देखो बेटी, कुछ देर बाद रघुनाथ जी का लड़का भी क्लब में पहुँच रहा है। ओके डैडी। आशा मुस्कुराई और रजनी आंखें फाड़कर उसे देखती रह गई। रिसीवर रखकर जब आशा उठी तो सामने ही उस अजनबी को देखकर न केवल ठिठक गई बल्कि नथने भी फूकने लगे। इसी अजनबी ने कुछ देर पहले आशा के गाल पर चांटा मारा था। रजनी भी उसे देखकर चौंकी और आहिस्ता से बड़बड़ाई, मोहन, यह यहाँ कैसे? मोहन? आशा चौंक पड़ी। ठीक उसी समय काउंटर क्लर्क ने घंटी बजने पर फिर रिसीवर उठाया और किसी से बात करके चौंक कर बोला, मिस रजनी, आपकी कॉल। रजनी रिसीवर कॉल रिसीव करने चली गई और आशा, वह तो मोहन को देख रही थी। मोहन बड़े
इत्मीनान से दरवाजे के करीब खड़ा हुआ सिगरेट सुलगा रहा था और आशा सोच रही थी, तो यह है मोहन, सेठ रघुनाथ का लड़का। उसे डैडी के वाक़े याद आ रहे थे। रघुनाथ का लड़का बिल्कुल अमेरिकन है, अमेरिकन। लड़कियां तो उसके गिर्द तितलियों की तरह घूमती हैं। हालांकि इस वक्त उसके करीब एक भी लड़की ना थी, मगर घूमती हैं। हालांकि आशा सोच रही थी, अवश्य इसके गिर्द लड़कियां घूमती होंगी। कितना स्मार्ट है, कितना मंझला है और कितना लापरवाह है। अचानक रजनी ने आशा से कहा, आशा मैं घर जा रही हूँ, मम्मी की तबीयत जरा ख़राब हो गई है अचानक। फिर वह बगैर जवाब का इंतज़ार किए हुए बाय बाय करती हुई चली गई। जब वह मोहन के नज़दीक से गुजरी तो मोहन उसे देखकर बरबस चौंक पड़ा, मगर रजनी उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई और बाहर चली गई। मोहन फिर इधर उधर देखने लगा। अब वह आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट के कश लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक सोसाइटी गर्ल ने बड़ी लचक के साथ मोहन से कहा, डू यू लाइक टू हैव रूम ड्रिंक विद मी? नो नो, मोहन ने बड़ी लापरवाही से कहा। उसने लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। लड़की हल्की सी लहर लेकर आगे बढ़ गई। मोहन बड़े बेनियाजा अंदाज में मेज़ों के दरमियान चलता रहा और आशा वह आहिस्ता आहिस्ता मोहन के पीछे चलती रही। वह चाहती थी कि मोहन को मुखातिब करे, लेकिन जाने क्यों उसकी हिम्मत न बढ़ती थी। एक मेज़ के गिर्द बैठे खिलाड़ी ब्लैक क्वीन खेल रहे थे। एक खिलाड़ी 5-5 पत्ते काटने लगा तो मोहन ने उसका हाथ रोक दिया। दूसरे पत्ते कटवाए। खिलाड़ी ने उसे गौर से देखा और चालें होने लगी। मोहन खिलाड़ी से पत्ते चलवाता रहा और आशा उसके पीछे खड़ी उंगलियों पर साड़ी का आंचल लपेटती रही। मोहन यह बात महसूस कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर बड़ी लापरवाही थी। बाजी खत्म हुई और जिस खिलाड़ी की मोहन मदद कर रहा था वह प्रसन्नतापूर्वक बोला, नील, आई एम नील, आप तो कमाल करते हैं। दूसरे खिलाड़ी मोहन को प्रलंकारी दृष्टि से देख रहे थे। मोहन इत्मीनान से सिगरेट के कश लेता हुआ आगे बढ़ने लगा। आशा अब भी उसके पीछे पीछे थी और तेज़ी से उंगली पर आंचल लपेट रही थी। तो दोस्तों, पुतली का ये पहला भाग मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके आगे का दूसरा भाग सुनने के लिए मेरा अगला ऑडियो सुने और इस ऑडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताइए। यह एक बहुत ही अच्छा नावल है जो आज आपको सुनने को मिल रहा है और मुझे भी बेहद खुशी है कि मैं ये आपके नावल आपके सामने लाया हूँ। तो अच्छा दोस्तों, फिर अगले भाग में मिलते हैं।